ये जो तीनों है ये कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव्ड हैं, ठीक है। एक टाइप से अगर याद हो तो कल जूलॉजी वाले में हम फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट में भी देख रहे थे, तो देखो कुछ इस तरह से भी देखो। इसके अंदर इसने क्या कर रखा है, यहाँ से कॉमन एंसेस्टर है, ये एक ब्रांच दिख रही है तुम्हें। लेट मी टेक पेन। देखो यहाँ से तुम्हें एक ये ब्रांच दिख रही है जाते हुए, देन ये डिवाइड हो गई आगे डोमेन्स के अंदर, ये दो डोमेन्स में चली गई, ये थर्ड वाला डोमेन के अंदर चली गई। देन फर्दर ये यहाँ पे डिवाइड हुई, इसने एक ब्रांच दिखाई, फिर इसके अंदर अगेन ये दो बार डिवाइड हो गई, अगेन डिवाइड हो गई। यहाँ से तो कॉमन एंसेस्टर था, एक ही ऑर्गेनिज्म था, जो यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स के अंदर डिवाइड हो गया। देन यहाँ पे आने के बाद वो अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड हुआ होगा, फिर वो आगे अलग अलग स्पीशीज के अंदर डिवाइड हो गया, सब स्पीशीज के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइलोजेनेटिक ट्री भी हम इसी तरह से बनाते हैं, और इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी में हमने चैम्बरलैंड पोस्चर फिल्टर के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंदर क्या था कि वो बैक्टीरिया को फिल्टर करने का एक फिल्टर था। लेकिन जो वायरसेस थे, एज बिकॉज वो बहुत छोटे साइज में है, तो बैक्टीरिया की तरह वो फिल्टर आउट नहीं हो रहे थे। ओके, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। इसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे इसके अंदर फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ से जो बैक्टीरियाज हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वायरसेस ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर चैम्बरलैंड पोस्चर फिल्टर को यूज करा गया था, मोस्टली क्योंकि उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। उनके अकॉर्डिंग तो सबसे छोटा पार्टिकल बैक्टीरिया था, तो वो बैक्टीरिया को ही एक्सट्रैक्ट करवा रहे थे एक टाइप से। उन्हें लग रहा था कि बैक्टीरिया का, या तो ये बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया का कोई टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस करा है। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि जब इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने के बाद भी इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है इसके रेप्लिकेशन के अंदर। मतलब कि अगर ये नॉन लिविंग पार्टिकल होता, अगर ये बैक्टीरियल टॉक्सिन होता, तो ये क्या करता कि आगे डाइल्यूट करने के बाद ये अपना इफेक्ट कम कर देता, क्योंकि नॉन लिविंग जो है वो एक दूसरे को, सॉरी, नॉन लिविंग जो है वो खुद को आगे रेप्लिकेट नहीं करवा पाते ना, जो लिविंग थिंग्स है वही प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की, ठीक है। तो जब इन्हें पता चला कि ये डाइल्यूट करने के बाद भी आगे सेम डिजीज कोज कर रहा है, तब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई ऐसा कुछ अलग ही है, ये लिविंग थिंग है, तो ये टॉक्सिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जर्म थ्योरी दी, ये भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर इन्होंने जो टीएमडी वाला था, जो टीएमडी वायरस का इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था लीफ के ऊपर, ठीक है, जो सैप इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था इन्फेक्टेड प्लांट से, और फिर उसके बाद हेल्दी के ऊपर इन्होंने उसको लगाया था, देन सेम डिजीज कोज हो गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने जो एक मार्टिनस थे, इन्होंने इसको नाम दिया था कॉन्टेगियम विवियम फ्लूइडम, ठीक है, जिसका मतलब था वायरस, मीनिंग है पॉइजन, एक जहर की तरह ही एक्ट करता है। आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट्स तुम लोग सबको समझ में आ ही गए होंगे, आई होप कि तुम इनको अच्छे से याद कर लोगे, जस्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुमसे एक क्वेश्चन हिस्ट्री का भी पूछा जाता है तो, ठीक है। देन हमने देखा था वायरसेस जो हैं उन्हें एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज के अंदर हमने इनके चार चार पॉइंट्स देखे थे। क्या ये सारे के सारे पॉइंट सबको क्लियर थे? मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ कि अभी तक हम ये चीजें कर चुके हैं, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। एज बिकॉज हम ऐसे करते हैं कि 3 दिन हम जूलॉजी चला रहे हैं, 3 दिन हम बॉटनी चला रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि 3 दिन तुम्हारा लैग हो गया है। आई होप कि लैग ना हुआ हो, तुम लोग साथ साथ पढ़ रहे हो बीच में भी, बट मेरे अकॉर्डिंग यूँ हो जाता है ना कि 3 दिन का गैप था, तो थोड़ा सा हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। देन हम जनरल अकाउंट में आए थे, जिसके अंदर हमने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खुद से कैरी नहीं करते हैं, उन्हें मेटाबॉलिक मशीनरी के लिए होस्ट सेल रिक्वायर्ड होती है, उनके पास कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीजें उनके पास प्रेजेंट नहीं होती हैं। अगर ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं है तो वो खुद के एंजाइम्स भी ऐसे नहीं बना पाते हैं। जब उन्हें मेटाबॉलिज्म मशीनरी मिलती है होस्ट की, देन दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग their enzymes. Okay. So a virus, in order to survive and multiply, has to use enzymes of the host cell. The fact that viruses cannot multiply outside the host cell has considerable medicinal importance for development of antiviral drug. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेडिसिनल, जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए मेडिसिनल टेक्नोलॉजीज के अंदर, की जो होस्ट हैं वो वायरस सेल
जो वायरसेस हैं वो होस्ट सेल के आउटसाइड मल्टीप्लाई नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से हम बहुत सारी वैक्सीन की डेवलपमेंट, मेडिसिन की डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो कि एंटीवायरल ड्रग एक्ट करती हैं, वायरसेस को किल करती हैं। देन हमने इनके साइजेस के बारे में पढ़ा था। साइजेस होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, और उन्हें ऐसा है कि वो उनको हम देख भी नहीं सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि इसका जो विजन है वो 200 नैनोमीटर होता है, जबकि इनका जो साइजेस है वो 0.02 टू 0.3 माइक्रोमीटर रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता है। तो इसके साथ हम नहीं देख सकते हैं, बट स्टिल हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, तो हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे तो नहीं देख सकते, लेकिन अलग जो हमने और माइक्रोस्कोप्स डेवलप करे हैं, आज हम इतनी एबिलिटी रखते हैं कि हम उनको देख ही लिया, कहीं ना कहीं से हमने कुछ ऐसा ढूंढ लिया कि भाई हम इसको देख के ही रहेंगे अब तो, क्या है ये, ऐसा क्यों है ये। ठीक है, तो सारे के सारे वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। जैसे कि पोलियो वायरस था वो सबसे छोटा था, जो कि 28 नैनोमीटर था डायमीटर में, और कुछ वायरसेस जो है वो लार्जर तो है अदर वायरसेस के कंपैरिजन में, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया से छोटा ही है। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो जो माइकोप्लाज्मा, इसके बराबर में इनका लार्जेस्ट वाला वायरस है स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, देन हमने जैसे यहाँ पे हमने देखा था लाइट माइक्रोस्कोप से तो हम यहीं तक देख पाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से सिर्फ बैक्टीरिया तक देख लिया, लेकिन उसके बाद हमने डेवलप करा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हमारा आई का विजन है, आई के विजन से हम प्रॉपरली सेल को भी ढंग से नहीं देख पाते हैं। यूकैरियोटिक सेल आगे जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे ये क्या होते हैं, ये एल्गी बेल्गी इस टाइप के अंदर है, हम उनको काफी सारा जब बंच प्रेजेंट होता है उनका तो हम देख पाते हैं, वरना नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं इतना, इसीलिए हमारी जो आई का विजन है वो बहुत ज्यादा ही कम है। देन फर्दर हमने लाइट माइक्रोस्कोप डेवलप करा था, जो कि बैक्टीरिया तक देख पाया था, वायरसेस तक वो नहीं पहुंच पाया। देन और डेवलपमेंट में हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने डेवलप कर लिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हिसाब से हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स तक देख पाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी एटम्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर के बारे में हमने अगर बात करी थी, जो वायरसेस हैं वो दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। हमने स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बात करी थी। जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो इसका कोट होता है, वो प्रोटीनियस कोट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए है बस वही इसका न्यूक्लिक एसिड है, अदर देन जो चीजें बनी हुई हैं वो प्रोटीन्स की शीट वगैरह से बनी हुई होती हैं। हमने कुछ इस तरह का इसका डायग्राम जैसे ये देख लिया था, कि जो हेड है वो प्रोटीन और डीएनए कंटेन करता है, बाकी जो टेल्स हैं इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, टेल फाइबर्स के अंदर, टेल शीथ के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, ये दो चीजों से ही बना हुआ होता है। अगर हम टीएमवी वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसके अंदर ये बहुत से सारे कैप्सिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे कैप्सिड मिलके क्या है, एक यूनिट जो है वो कैप्सोमर्स बनाते हैं। अब ये जो कैप्सोमर हैं, सॉरी, कैप्सोमर्स मिलके एक कैप्सिड बनाते हैं पूरा का पूरा, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, इस कैप्सोमर के अंदर क्या है, हेलिकल शेप में जो आरएनए है इसका वो प्रेजेंट होता है। देन अगर हम एचआईवी वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर इसका वायरल एनवलप हमने दिखा दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी थी उस दिन। ठीक है, कि ये क्या करवाता है, इसके अंदर एज बिकॉज आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन जिस होस्ट के अंदर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर हो सकता है वो डीएनए प्रेजेंट हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये अपना आरएनए उसके अंदर डालेगा, देन फिर वो आरएनए जो है वो उसके डीएनए से मिलके अपने आरएनए प्रोड्यूस करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम में इसकी हेल्प लेता है। पहले ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ ऐड हो जाता है जाके, देन फर्दर वो अपनी प्रोसेस जो है वो करवाता है, प्रोसीड करवाता है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिखाया गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखाए गए हैं, मेनली प्रोटीन्स का बना हुआ है। इसके अंदर इसका जो कैप्सिड है ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, एज वी ऑल नो। तो फिर हमने कैप्सिड के बारे में ये देखा था, एक प्रोटीन कोट होता है जो प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को, जो कि केमिकल या जो फिजिकल डैमेज हो सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। इट आल्सो हेल्प्स द वायरस टू एंटर इनटू द होस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, वायरस को हेल्प करता है होस्ट की एक्ट करने, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसके अंदर ये पॉइंट भी पढ़ा था कि जो कैप्सिड है वो एज ए एंटीजन एक्ट करता है होस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवा देता है, जैसे ही वायरस एंटर करेगा तो इसके जो कैप्सिड है वो एज ए एंटीजन बिहेव करेगा, एंटीजन के अगेंस्ट। जब ये जो एंटीजन है होस्ट के एंटीजन से मैच नहीं होगा
तो इसके अगेंस्ट जो बॉडी है, उसका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। ठीक है। उस एंटीबॉडीज से क्या होगा, उसकी मेमोरी सेल्स भी बन जाएंगी, जिसके ऊपर जो ये कंसेप्ट के ऊपर जो वैक्सीनेशन बेस्ड है, ठीक है, उसकी मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। देन जो मेमोरी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, जब फर्दर अगेन वो एड जो वायरस है वो बॉडी के अंदर जब वो दोबारा से आएगा, देन वो मेमोरी सेल जो है वो एक क्विक रिस्पॉन्स दिखाएंगी। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जो पहले रिस्पॉन्स आता है, वो तो होता है थोड़ा स्लो होता है और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा, जब सेकेंड टाइम वो बॉडी के अंदर सेम वायरस ऐड करेगा, तो वो क्विक होता है और बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर हमने देखा था जो स्ट्रक्चरल सब यूनिट है, जिन्हें हम प्रोटोमर्स कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने वायरस की साइमेट्री देखी थी कि वायरस की साइमेट्री कितने टाइप की है। वायरस की साइमेट्री में हमने देखा था तीन टाइप है, हेलिकल, क्यूबिकल एंड कॉम्प्लेक्स साइमेट्री। ओके, हेलिकल के अंदर जैसे हमने टीएमवी वायरस वाला भी देखा था, डायग्राम से ही देख लेते हैं, सबके सब ये ऐसे नहीं उठाए जाएंगे। इट वाज वेट। ठीक है। जैसे हेलिकल के अंदर हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये एरिया है ये कुछ इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके बीच में जो डीएनए, इसका जो आरएनए है, ये कुछ इस तरह से present। ठीक है। हेलिकल में हम इसी तरह से देखते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है साइज और शेप, प्रोटोमर्स का जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो इनकी जो होती है न्यूक्लिक एसिड जो है इसके डिस्क की शेप्ड में बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमने देखा था आइसोसेड्रल के अंदर क्या है, 20 फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड 12 कॉर्नर्स होते हैं। बाई मिस्टेक आई थॉट जो पी इससे है, पीपीटी से है, मेरे से वो डायग्राम डिलीट हो गया है, बट आई होप कि आप लोगों को याद हो कि काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, मैं ड्रॉ कर नहीं पाऊंगी ऐसे। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, 20 फेसेट्स है, जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइगोनल बनी होती है, जैसे कुछ इस तरह से हमने दिखाया था उसका। इसके अंदर ट्राइंगल्स बनी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है। ऐसे जो इसका जो फेस सामने आएगा उसी में आपको ट्रायंगल नजर आती है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर उसके अंदर 6 सब यूनिट्स प्रेजेंट है तो इसे हम हेक्सामर कहते हैं, और अगर इसके अंदर 5 सब यूनिट प्रेजेंट है तो इसे पेंटोनिया पेंटामर कहते हैं। ठीक है। ये मोस्ट ऑप्टिमल वे होता है, एक क्लोज्ड शेल बनाते हैं जिसके अंदर जो डीएनए या आरएनए जो है वो एक क्लोज्ड शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इसने बोला है कि जो एडिनो वायरसेस होते हैं वो एनिमल वायरसेस है, जिसके अंदर 252 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं, जो 252 कैप्सोमर मिलके इसका कैप्सिड को बनाते हैं। और ये पेंटामर्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट से बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा था कि जो हेलिकल है और जो क्यूबिकल है, ये दोनों साइमेट्री जो है क्या करती हैं, ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसके अंदर हेड और टेल अलग अलग बनती हैं। ठीक है। जो हेड होता है वो क्या है, वो जो हेड है वो तो क्यूबिकल साइमेट्री से बना हुआ होगा, और जो टेल है वो हेलिकल साइमेट्री को करेगी। इसके अंदर जैसे हमें यहाँ से दिख रहा है, जो हेड है वो क्यूबिकल से बना हुआ है, जबकि जो टेल है ये देखो यहाँ पे ये हेलिक्स है, तो ये हेलिक्स को फॉलो करती है। जो टेल फाइबर्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से सिलेंड्रिकल हैं, तो ये हेलिक्स को फॉलो करती हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स साइमेट्री बोला गया है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है दोनों के दोनों का। ओके। देन हम आते हैं वायरल एनवलप के ऊपर। ठीक है। वैसे हमने ये करा था बट आई थिंक बीच में रह गया था ये। Viral envelope. Envelope is the outer membranous layer that surrounds the nucleocapsid of certain viruses, and such viruses are called enveloped viruses. ठीक है। वायरल एनवलप जो है वो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, यू कैन से एक लेयर होती है, जो न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जो कैप्सिड है और उसके अंदर जो जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इन दोनों चीजों को क्या करता है, सराउंड कर लेता है, कवर कर लेता है, वो वायरल एनवलप है। और वो वाले वायरसेस जिनके पास वायरल एनवलप प्रेजेंट होता है, ऐसे वायरसेस क्या होते हैं, उन्हें एनवलप्ड वायरसेस कहा जाता है। ठीक है। मैनी एनिमल वायरसेस एंड सम प्लांट एंड बैक्टीरियल वायरसेस आर एनवलप। ठीक है। एनिमल वायरसेस भी हैं, प्लांट वायरसेस भी हैं, बैक्टीरियल वायरसेस भी हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, या प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जो वायरसेस हैं वो एनवलप्ड प्रेजेंट है। एनिमल वायरसेस लाइक हार्प्स, सॉरी, एनिमल वायरसेस लाइक जो हर्प्स वायरसेस हैं, टोगा वायरसेस हैं, और जो आइसोसेड्रल वायरसेस होते हैं। ठीक है। ये जो
एनवलप्ड होते हैं। एनवलप्ड मतलब कि इनका जो एनवलप होगा वो आइसोसेड्रल साइमेट्री के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एनवलप इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन एंड आर एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जब होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन होती है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, और ये जो तीनों चीजें हैं ये मिलके क्या करती हैं, वायरस का एनवलप बनाती हैं। Viruses which do not have an envelope are called naked viruses, or you can say non-enveloped viruses. ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो ये क्या करता है, गाइस एक मिनट रुक जाओ, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो हम कहाँ पे, हम यहाँ थे कि जो एज अ जो मेम्ब्रेन जो लेयर है वो क्या है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो अलग अलग शेप को शो करती है। जिसे हम एज अगर हम एक वर्ड डिनोट करना चाहें तो हम उसे कहेंगे प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। तो वो प्लियोमॉर्फिक अलग अलग फॉर्म्स दिखाती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, तो वो जो इसका स्ट्रक्चर है वायरस का उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेती है। देयर न्यूक्लियोकैप्सिड कैन बी हेलिकल और आइसोसेड्रल। कहने का मतलब यही है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो या तो हेलिकल हो या आइसोसेड्रल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेम्ब्रेन लेयर है वो क्या है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग और उसी तरह की शेप फॉर्म कर लेगी। A layer of protein called matrix is present between nucleocapsid and envelope। जैसे कि हमने उस दिन भी देखा था कि मान लो ये हमारा वायरस है, सॉरी ये हमारा कैप्सिड है वायरस का, उसके ऊपर ये हमारा एनवलप है। थोड़ा सा थोड़ा सा इससे डिस्टेंस में है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसके जो बीच में है ये क्या है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। एक प्रोटीन प्रोटीन लेयर है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है, जो कि एनवलप के बीच में और कैप्सिड के बीच में प्रेजेंट होती है। The matrix protein is responsible for holding the nucleocapsid to the envelope। तो जो मैट्रिक्स प्रोटीन होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियोकैप्सिड को होल्ड करती है, यानी कि एनवलप को और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इन दोनों को एक साथ में होल्ड करके रखती है मैट्रिक्स प्रोटीन। आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज मैट्रिक्स प्रोटीन एंड इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका फंक्शन है इन दोनों चीजों को होल्ड करके रखती है, और ये होती क्या है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड के बीच में और एनवलप के बीच में प्रेजेंट होती है। Is it clear to everyone? यस। यस मैम। यस मैम। Okay. Then the envelope of the animal viruses is formed from cell and nuclear membrane of the host cell, while the viruses is existing the cell via budding। तो जो एनिमल वायरसेस की जो एनवलप होती है वो क्या है, सेल से ही बनी हुई होती है, और उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है होस्ट की उससे बनी हुई होती है। सेल से, और सेल जो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है होस्ट का उससे बनी होती है, जबकि जो वायरस होती है एग्जिस्ट करती है सेल को या बडिंग बडिंग प्रोसेस से बनाती हैं, ठीक है। एनवलप प्रोटीन्स आर कोडेड बाय वायरल जीन्स। कहने का मतलब ये है कि जो एनवलप बना तो तब है जब वो होस्ट के अंदर गया है, उसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो भी एनवलप बनाने के लिए चीजें चाहिए थी वो उसने बनाई हैं। लेकिन ये जो जीन्स हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट थी, वायरस के अंदर जो प्रेजेंट थी, ये हमारा अगर वायरस है तो इसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। एज बिकॉज मेन पर्पस क्या है डीएनए का, वो होता है भाई अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स या फिर जो भी इससे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाने हैं वो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जिसका जो एक छोटा सा पोर्शन है जीन, वो जीन क्या करती है, उसके ऊपर कोड्स लिखे हुए हैं कि जो प्रोटीन है एनवलप का वो कुछ इस तरह से बनेगा। इंफॉर्मेशन तो इसके पास है, लेकिन इसने जो मशीनरी यूज करी है ना वो होस्ट की करी है। ये बात सबको क्लियर है ना, कि इंफॉर्मेशन जो है वो वायरस ही देगा कि उसे कैसे प्रोटीन चाहिए, लेकिन जो यूज करा है ना, मान लो मैं, मेरे को ताहिरा से कुछ काम करवाना है, मेरे को नैन्सी से या बाकी बच्चों में से किसी से कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो वो मुझे पता है कि मैं किस मेथड से करवाऊंगी, या मैं उनको बताऊंगी कि तुम्हें पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्रोटोकॉल, ठीक है, मैं उनको बताऊंगी। लेकिन करेंगे वो लोग, मतलब मैं यूज उनका करवा रही हूँ अपना काम करवाने के लिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ही दे रही हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके।
ऑन वायरल एनवलप स्पेशली ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिन्हें स्पाइक्स या पैपिलोमेट्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो स्पाइक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं वायरस की किसी भी स्पेसिफिक रिसेप्टर को के साथ, होस्ट के साथ, मतलब कि होस्ट सेल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये अगर हमारी होस्ट सेल है, अगर ये हमारी होस्ट सेल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा वायरस है, इसकी ये टेल फाइबर्स है। अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे टेल फाइबर्स पे इसके मान लो इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, यानी कि स्पाइक्स प्रेजेंट है। अब जो होस्ट सेल है इसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन रिसेप्टर्स की बाइंडिंग करवाता है जो स्पाइक प्रोटीन है जो टेल फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, they can also be used for the identification of viruses as they differ among the viruses। और जो स्पाइक प्रोटीन है वो अलग अलग वायरसेस के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम अपने फेसेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हर एक इंसान के जो फेस है वो एक दूसरे से थोड़ा डिफर करता है, थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी डिफर करता है कभी कभी। मतलब कुछ लोगों का होता है कि थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा थोड़ा मैचिंग है, बट वो कुछ एक्सेप्शन है, बट स्टिल वो डिफर करता है, तो वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, देख के हम पहचान लेते हैं ये वो था, ये वो था। तो इसी तरह से जो वायरसेस के ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ना, होस्ट सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये इस टाइप का स्पाइक प्रोटीन है, तो ये वाला वायरस है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन्स का कंसेप्ट सबको पता है कि होते क्या है, क्या काम करते हैं। Yes, ma'am. ओके ताहिरा, बाकी भी जवाब दिया करो। मौसमी आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करा करो, आई थिंक आपकी सेकंड या थर्ड क्लास ही होगी जहां तक मुझे याद है। देन जो पोक्स वायरसेस होता है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरस इन साइज। हमने देखा कि वायरसेस जो है वो बहुत छोटे वायरसेस है, लेकिन जो पोक्स वायरसेस है वो सारे वायरसेस के अंदर जो है वो लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सा था, मुझे ये बताना जरा। मैंने ये बोला था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट याद करना, मुझे बताओ स्मॉलेस्ट कौन सा था। फटाफट बताओ भाई, मैं देखती हूँ कौन बताता है स्मॉलेस्ट वायरस। आई थिंक पोलियो वायरस था। ठीक है Yes. Yes, ma'am. जी, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट है वो पोक्स वायरसेस है। और एक और चीज याद रखनी है, जो वायरस लार्जेस्ट है ना, वो किसके इक्वल है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। और स्मॉलेस्ट Yeah. बैक्टीरिया कौन सा था, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइको, इसके साइज में ये इक्वल है, जबकि ये सबसे बड़ा वायरस है और ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। इसके पास क्या होता है, पोक्स वायरस के पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दे डू नॉट हैव क्लियर मॉर्फोलॉजी। उनके पास मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वो किस तरह का दिखता होगा। पर ना तो वो हेलिकल है और ना ही वो क्यूबिकल है, यू कैन से आइसोसेट्रल है। They lack clearly identifiable capsids, have some several coats surrounding their double standard DNA। मतलब कि इसके पास ऐसा कैप्सिड नहीं है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सके, कुछ कोट्स प्रेजेंट होते हैं बस, इसका डीएनए स्ट्रैंड है, उसके चारों तरफ बस इसके कैप्सोमर से कुछ कोट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी क्लियर नहीं है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स। The ineffectivity of the envelope viruses is mostly dependent on the viral envelope। ineffectivity का मतलब है कि वो कितना इफेक्टिव है किसी भी होस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो एनवलप्ड वायरसेस होते हैं उनका जो एनवलप है वो डिसाइड करता है कि वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, क्योंकि एज बिकॉज वो कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है ना, तो उनको उस कवरिंग से भी गो थ्रू होना पड़ता है होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। इसीलिए कह रहा है कि वायरल वायरल जो एनवलप्ड वायरसेस हैं वो अपने वायरल एनवलप के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी इनफेक्टिविटी के लिए। The enveloped viruses are not able to infect host shell if the viral envelope is destroyed। अब एक पॉइंट और है, हम कह रहे हैं कि वो वायरल एनवेलप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि जो वायरल एनवेलप है इसका, ये इसको रोक रहा है या इसके बीच में बैरियर बन रहा है।
ठीक है, तो हम सोचते हैं कि इसका ना एनवेलप हटा देते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, जो वायरस है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वायरल एनवेलप है वो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से इसका जो एनवेलप है वो होना जरूरी है। ठीक है, enveloped viruses are susceptible to the action of lipids solvents such as chloroform and detergent। तो जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं वो इन लिपिड्स के और इनके क्लोरोफॉर्म वगैरह डिटर्जेंट के अंदर क्या है, ये सोलवेंट है। दिस ससेप्टिबिलिटी, ये ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबल का मतलब बताओ मुझे, यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया, व्हाट इज ससेप्टिबल हियर? मैम ये सेंसिटिव होते हैं टू द एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्वेंट्स। बाकी कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल सही, ये ससेप्टिबल होते हैं यानी कि सेंसिटिव होते हैं, इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। जो लिपिड सॉल्वेंट्स हैं या फिर जो क्लोरोफॉर्म डिटर्जेंट है, कुछ इस तरह के जो केमिकल्स हैं, ये इनको जल्दी से अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है एनवेलप्ड वायरसेस की लिपिड सॉल्वेंट से, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है उनके स्प्रेड को या ट्रांसमिशन को। जबकि जो मोस्ट नेकेड वायरसेस होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनके ऊपर एक ऐसी कवरिंग प्रेजेंट है जो कि लिपिड सोलवेंट से ससेप्टिबल है, यानी कि वो उससे सेंसिटिव है। जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ अफेक्ट हो जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो हमारे पास दूसरे टाइप की वायरसेस हैं जो कि नेकेड वायरसेस हैं, यानी कि नॉन एनवलप्ड वायरसेस हैं, उनके पास एनवलप नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो लिपिड सोलवेंट्स के ससेप्टिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ओके देन देखो, 10 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायरसेस दैट ओकर इन द नेचर, इसीलिए इनके अंदर 5 फॉर्म्स ऐसी हैं जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज द नेकेड आइसोसेड्रल। ठीक है, जो आइसोसेड्रल इसकी सिमेट्री बताता है, नेकेड का मतलब इनके पास एनवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल एडिनोवायरस, हेपेटाइटिस ए, और पिकोरना वायरसेस, हेपेटाइटिस ए वायरसेस। ठीक है, ये हेपेटाइटिस ए अगेन आ गया, तो ये से कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये नेकेड है एंड आइसोसेड्रल इसकी सिमेट्री है। देन नेकेड हेलिकल, यानी कि हेलिकल सिमेट्री है, नेकेड है, एनवलप प्रेजेंट नहीं है, जो कि टीएमपी हो गया, बैक्टीरियोफोज M13। देन एनवलप्ड आइसोसेड्रल हेलिकल, यानी कि एनवलप प्रेजेंट भी है, उसके अंदर आइसोसेड्रल भी है और हेलिकल भी है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक कॉम्प्लेक्स साइमेट्री है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो आइसोसेड्रल जो होगा वो उसका हेड होगा और हेलिकल जो होगी वो उसकी टेल होगी। तो वो एक कॉम्प्लेक्स साइमेट्री, जैसे कि रुबेला वायरसेस, येलो फीवर वायरसेस, हर्प्स वायरसेस एक्सेट्रा। एनवलप हेलिकल, जो अब ये फोर्थ वाला है, इसके ऊपर एनवलप प्रेजेंट है और ये हेलिकल शेप में है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस। और एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स वायरसेस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस का मतलब यही है कि एनवलप प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या उनकी साइमेट्री ये दोनों की मिक्सचर हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे पोक्स वायरसेस है, पोक्स वायरस अभी हमने पढ़ा है कि लार्जेस्ट वायरसेस है, वैक्सीनिया वायरसेस एंड टी फॉर बैक्टीरियोफेजेस। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये फर्स्ट ईयर वाले बाल को बता दो, आज के लिए हम इसका इतना ही करेंगे, आगे हम न्यूक्लिक एसिड वाला पढ़ेंगे।